गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसका हम लोग तीसरा भाग व अंतिम भाग हम लोग आज देखेंगे। दूसरे भाग में हमने देखा था रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन और उसका महत्व और जल परिवहन, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग नए विषय के साथ हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे वायु परिवहन। तो परिवहन का ये तीसरा महत्वपूर्ण साधन है जिसे हम लोग वायु परिवहन कहते हैं। तो वायु परिवहन की विशेषताएं देखिए या इसके लाभ। वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। तो वायु परिवहन तीव्र गति से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और बहुत ही आरामदायक यह सफ़र होता है। और ये वायु परिवहन करना यानी कि हवाई यात्रा करना एक प्रतिष्ठा का विषय भी माना जाता है, इसलिए इसको प्रतिष्ठित परिवहन का साधन भी माना जाता है। वायु परिवहन अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। सुगमता से मतलब आसानी से पार किया जाता है। पर्वतीय इलाकों में रेल, सड़क, जहां पर अन्य साधन काम नहीं आते हैं, वहां पर ये हवाई साधन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर पूर्वीय राज्यों के भौगोलिक परिस्थिति आप लोग जानते हैं, पूरी तरह से हिल एरिया है, उबड़ खाबड़ जमीन है। इसके कारण वहां पर रास्ते या रेल का विकास करना भी इतना आसान नहीं है और उसमें बहुत अधिक समय भी लगता है, बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। और इसलिए उत्तर पूर्वीय राज्यों के भौगोलिक परिस्थिति में हवाई यात्रा ने परिवहन को सुगम बनाया है। वहाँ पर विशेष हवाई यात्रा चलती है, पवन हंस नामक का जो हेलीकॉप्टर की यात्रा, वहाँ पर जो सेवाएं उपलब्ध है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनल, उसको पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया गया। व्यावहारिक तौर पर इंडियन एयरलाइंस या अलायंस एयर, इंडियन एयरलाइंस का एक उसका भाग है। और कई निजी एयरलाइन जो है घरेलू विमान सेवाएं भारत में उपलब्ध कराती है। तो एक तरफ जो है गवर्नमेंट का जो है इंडियन एयरलाइंस घरेलू सेवा प्रदान करती है और कई सारी निजी एयरलाइंस भी है जो देश के भीतर, देश के अंतर्गत भागों में जो सेवाएं उपलब्ध कराती है उन्हें घरेलू सेवाएं कहा जाता है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। एक देश के बीच में या अन्य देशों के बीच में, देशों देशों के बीच में ये सेवाएं प्रदान करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वीय राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड, विशेषता जो हिली एरिया वाले हैं या खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट है हमारा, और उत्तरी भारत में हमारा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं पवन हंस नामक की जो कंपनी है। ठीक है। और साथ में अन्य उद्योगों को भी, जैसे तेल व प्राकृतिक आयोग के अपतटीय क्षेत्र में भी ये मदद करते हैं। इंडियन एयरलाइंस की संक्रियाएं पड़ोसी देशों, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया तक विस्तृत है। हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, ये इसका दोष है। केवल उत्तर पूर्वीय राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध करवाने हेतु विशेष प्रबंध किए, मतलब उनको सब्सिडी दी जाती है, इसीलिए वहाँ वो लोग उपलब्ध कराते हैं। लेकिन बाकी अन्य जो हवाई सेवाएं हैं वो सेवाएं बहुत महंगी होती है। क्या वायु परिवहन के गुणों और अवगुणों का उल्लेख, ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा यह दूसरे स्थानों पर पहुंचने में बहुत कम समय लेता है। तो तीव्र गति से हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वायु परिवहन महत्वपूर्ण साधन है। विदेशी यात्रा के लिए सबसे सुगम परिवहन का साधन है ये। अगर आपको फॉरेन जाना है, अब्रॉड जाना है, तो इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अन्य परिवहन साधनों की तुलना में इसमें दुर्घटनाएं थोड़ी कम होती है, नहीं होती ऐसी नहीं है, लेकिन बहुत कम दुर्घटना की संभावनाएं होती है। प्राकृतिक आपदाओं में मदद के लिए यह महत्वपूर्ण साधन होता है, क्योंकि पूरी तरह से फ्लड या अन्य कोई सुनामी या अन्य कोई चक्रवात या भूकंप आ जाते हैं, तब रास्ते टूट जाते हैं, रेल टूट जाती है, तो ऐसे समय में
तुरंत अगर वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ और भोजन सामग्री या अन्य उनके बचाने का जो काम है, तो ये बचाव एवं राहत का कार्य में वायु परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से केदारनाथ में जब फ्लड वहाँ पर हुआ था तो किस प्रकार से लोगों को निकाला गया था। उसके बाद में अभी लातूर में भी पिछले पिछले माफ़ कीजिए, महाराष्ट्र में भी लातूर साइड में वगैरह, सांगली साइड में भी किस प्रकार से लोगों को बाहर निकाला गया, या हर साल ये काम करते हैं। परिवहन का आरामदायक साधन है ये इसके गुण है। अब अवगुण देखेंगे, दोष। परिवहन का ये साधन बहुत ही महंगा है, बहुत बड़े निवेश की इसमें आवश्यकता होती है, सभी लोगों के पहुंच में नहीं है, मतलब सभी लोग इसका लाभ नहीं ले सकते क्योंकि बहुत महंगी टिकट होती है। और एक इसका दोष ये है कि जब खराब मौसम होता है, कोहरा या बहुत चक्रवात होता है, तो ऐसे समय में भी ये मौसम से प्रभावित होती है ये सेवा। तो प्यारे बच्चों, भारत के जो प्रमुख जो हम लोग हवाई पत्तन है उनको हम लोग देखेंगे, जो आपको मैप वर्क के लिए पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर से शुरू करते हैं। देखिए, अमृतसर जो है पंजाब में है, तो ये राजा झांसी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये नाम से भी आपको याद रखना है और प्लेस से भी। तो पंजाब का अमृतसर, राजा झांसी के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरा हमारा जो दिल्ली, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है ये राजधानी में। उसके बाद में मुंबई, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये पोर्ट है एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद में हम लोग जाएंगे चेन्नई, तो चेन्नई के एयरपोर्ट का नाम है मीनाबक्कम, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी और एक अमृतसर, ये जो है इम्पोर्टेंट आपको मैप वर्क के लिए पूछे जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे संचार सेवाएं। तो आप लोग जानते हैं कि आरंभ से मानव कई सारे संचार माध्यमों का उपयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में जो संचार क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, तो इसके कारण विश्व एकदम समीप हो गया, विश्व सिमटता गया, इतना पास आ गया है कि आज हम लोग विश्व के किसी भी देशों में बहुत कम समय में जा सकते हैं। इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, अमेरिका में चल रहे गेम घर में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कई सारी चीज़ें हैं, अमेरिका के लाइब्रेरी के बुक्स आप घर में पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर आप लोग घर में पढ़ सकते हो लाइव, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये जो संभव हुआ है, जो संचार क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, इसी क्रांति के कारण आज विश्व पूरी तरह से एक दूसरे के समीप आ गया है, सिमटता गया है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस, सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बड़ा तंत्र माना जाता है। यह पार्सल, निजी पत्र व्यवहार तथा तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार तथा मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः जो हल्के पत्र व्यवहार वाले जो चिट्ठियाँ होती हैं, लिफाफे वगैरह, तो ये हवाई यात्रा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं। तो और धरातली यानी कि सड़क परिवहन व जल परिवहन या रेल परिवहन के द्वारा बाकी जाए रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन, इनको भेजा जाता है। बड़े शहरों व नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल मार्ग, व्यापार चैनल, ग्रीन चैनल व भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल, ये 6 नाम से इनको जाना जाता है। और इससे अलग अलग चीज़ों की डिलीवरी की जाती है या सेवाएं उपलब्ध की जाती है। दूरसंचार क्षेत्र तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी देश माना जाता है। भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं।
सरकार ने 24 घंटे सेवा का प्रबंध किया है तथा एसटीडी की दरों को भी नियमित किया है। अभी तो बहुत ही कम दर हुए हैं और अभी इंटरनेट भी बहुत ही सस्ता मिल रहा है। यह सब सूचना संचार व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, क्योंकि सैटेलाइट के कारण ही ये सब संभव हुआ है, इसलिए उसको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कहा जाता है। और सूचना और संचार क्षेत्र में जो क्रांति हुई है, इसी के कारण आज ये 24 आवर सेवाएं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, वहाँ पर उपलब्ध कराने में सरकार सफल हुई है। जनसंचार माध्यम किसे कहते हैं, उसका महत्व बताइए। तो वेरी सिंपल प्यारे बच्चों, आप लोग ये 7वीं में भी पढ़े हो, 8वीं में पढ़े हो। जनसंचार, जन मतलब अनेक लोग, तो जो संचार माध्यम या जिन संचार माध्यमों का उपयोग कई सारे लोग एक साथ करते हैं, उन साधनों को हम लोग जनसंचार माध्यम कहते हैं। या जिन संचार माध्यमों की पहुंच लाखों लोगों तक होती है, उसे क्या कहा जाता है, जनसंचार माध्यम। तो जिन संचार साधनों की पहुंच एक साथ लाखों लोगों तक होती है, उन्हें जनसंचार माध्यम कहते हैं। कोई एक व्यक्ति प्रयोग नहीं करता है, एक साथ कई सारे लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको जनसंचार। मास मीडिया, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, चलचित्र, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये कई सारे लोग एक साथ प्रयोग करते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। अब इसका महत्व देखिए। जनसंचार साधन लोगों के बीच जानकारियों, विचारों का आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया भर की हमें जानकारी, घटनाओं के बारे में, ठीक है, घर तक, आपके तक पहुंचाने का काम ये जनसंचार माध्यम करते हैं। जनसंचार साधन मानव को मनोरंजन भी कराते हैं, इसके साथ साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम व नीतियों के विषय में भी हमें जागरूक बनाते हैं। कई सारे कार्यक्रम, जैसे अभी कोविड चल रहा है, तो इस कोविड के कारण किस प्रकार से ये देश में कई सारे, आपके मोबाइल पर जब हम फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस का एक मैसेज या जो भी सूचनाएं हैं वहाँ दी जाती है। टीवी द्वारा भी कई सारे आपको कार्यक्रम दिए जाते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और दुनिया भर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी। तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी इसके द्वारा चलाए जाते हैं। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें व चलचित्र, ये सारी चीज़ सम्मिलित है। तो मनोरंजन के साथ साथ हमें लोगों को जागरूकता और कई सारे ऐसे नीतिगत कार्यक्रम भी हमें इनके द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ये जनसंचार माध्यम ज्ञानवर्धक, ठीक है, बहुत सारे हमें ज्ञानवर्धक, अभी तो इस कोविड के कारण आप लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा कई सारे न्यूज़ चैनल पर स्पेशल चैनल बनाए गए हैं, राष्ट्रीय टीवी पर यानी कि दूरदर्शन पर और स्वयं प्रभा जैसे वगैरह। तो वहाँ पर किस प्रकार से वहाँ पर पढ़ाई की भी जानकारी दी जाती है। कई सारे ऐसे कार्यक्रम अन्य टीवी पर भी आते हैं जो ज्ञान से संबंधित होते हैं। तो ज्ञानवर्धक और स्पोर्ट तो आप लोग जानते ही, हर खेल हम लोग टीवी पे देखते हैं। खेल जगत संबंधी भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। जनता और सरकार के बीच ये जनसंचार माध्यम जो है एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सरकार क्या काम कर रही है, तो सरकार द्वारा लिए गए फैसले, सरकार द्वारा अपनाए गए जो नीति, नियम, कानून हैं, वो लोगों तक पहुंचाने का काम, वो लोगों की सरकार के बारे में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, वो सरकार तक पहुंचाने का काम ये संचार माध्यम करते हैं। और इसीलिए ये दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। व्यापार और पर्यटन विकास में भी योगदान देते हैं। तो संचार माध्यम कई सारे व्यापारिक इसमें गतिविधियों में एक योगदान देते हैं। अभी आप लोग जानते हैं एडवर्टाइज किस प्रकार से आते हैं संचार माध्यमों में, जिससे व्यापार में वृद्धि होती है। और पर्यटन तो आता ही है कि टीवी द्वारा या संचार माध्यमों द्वारा उनके इम्पोर्टेंस, उनके महत्व, उनकी विशेषताओं के बारे में जब हम बताते तो लोग उसके तरफ खींचे चले जाते हैं और पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है। आपदाओं के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं संचार माध्यम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोगों को अगर आपदा के पहले सूचित करना है तो संचार माध्यमों के द्वारा ही सूचित किया जाता है। उन्हें जो सूचनाएं देना है, उनको किस प्रकार से वहाँ पर सुरक्षात्मक उपाय करना है, कैसे कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें संचार माध्यम, और बाद में भी आपदा आने के बाद में भी संचार माध्यमों द्वारा ही सारी चीज़ें हम तक पहुँचती है। कैसे रिपोर्टर वहाँ पहुँचते हैं और लाइव रिपोर्ट हम लोगों को देते हैं। देश में शांति स्थापित करने तथा राष्ट्रीय एकीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्यारे बच्चों, संचार साधन जो है ये देश में शांति स्थापित करने के लिए, जहाँ पर भी कोई गलत घटना होती है तो तुरंत संचार माध्यमों के द्वारा जब इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके ऊपर सुरक्षात्मक उपाय किए जाते हैं। तो शांति स्थापित करने के लिए इसका उपयोग होता है। और राष्ट्रीय एकीकरण,
तो ये संचार साधनों के कारण राष्ट्रीय एकीकरण होता है, वहाँ की जानकारी हमको मिलती है, हमारी जानकारी वहाँ मिलती है। वहाँ जैसे हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में अगर कोई आपदा आती है तो अन्य राज्यों के लोग भी उन्हें मदद करते हैं। ये एक प्रकार से राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को ही बढ़ावा देने का काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ सरकार की नज़र नहीं पहुँचती है वहाँ की बातें जो है, तो वहाँ की बातें सरकार तक पहुँचाने का काम यही मीडिया करते हैं, यही संचार माध्यम करते हैं। क्योंकि सरकार लिमिटेड होते हैं, उनके ऑफिसर्स लिमिटेड होते हैं, तो हर जगह उनकी पहुंच नहीं होती है। लेकिन मीडिया ऐसा एक माध्यम है जो सरकार तक उन समस्याओं को उजागर करती है, और आज तक दुनिया में कई सारी ऐसी समस्याओं का समाधान या हल करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। भारत में साप्ताहिक, ठीक है, कई सारे मासिक निकलते हैं। मासिक या साप्ताहिक मतलब सप्ताह में निकलने वाले, ठीक है, मासिक मतलब महीने में निकलने वाले, फिर अर्धवार्षिक होते हैं, वार्षिक पत्र पत्रिकाएं भी होती है, अलग अलग भाषाओं में निकलती है। इससे भी हमें कई सारी जानकारियाँ मिलती है। भारत में दैनिक समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित किए जाते हैं। न्यूज़पेपर जो डेली न्यूज़पेपर है, लगभग 100 से अधिक भाषाओं में इनको प्रकाशित किया जाता है। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक है। चित्रपट जो है आपके फिल्म, यह कम अवधि वाली फिल्म है। इसमें शॉर्ट फिल्म भी होती है, टेलीफिल्म भी होती है, वीडियो फीचर फिल्म होती है, और छोटी वीडियो फिल्म भी बनाए जाते हैं, ठीक है, जो काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती है। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको हम लोग सेंसरशिप कहते हैं, ये सेंसर बोर्ड होता है। ये सेंसर बोर्ड हर फिल्म को, हर वीडियो को, हर यहाँ तक कि न्यूज़ को भी ये पूरी तरह से सेंसर करती है। सेंसर करना मतलब क्या होता है, लोगों तक कोई भी चीज़, गीत, काव्य या न्यूज़ जो है पहुंचने के पहले ही, ठीक है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना। ऐसी चीज़ें जिसके कारण देश में अशांति फैले या किसी की धार्मिक भावनाओं को या सामुदायिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, जिसके कारण देश की एकता व एकात्मता को खतरा व सामाजिक सौहार्द को खतरा होता है, तो ऐसे चीज़ों को प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कई सारे विवाद आप लोगों ने देखा था कि पद्मिनी जो है, जो पिक्चर जो था, उसमें किस प्रकार से नाम चेंज करना पड़ा, आप लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें सबसे पहले कुछ हम लोग व्याख्याओं को देखते हैं। व्यापार किसे कहते हैं? तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। तो राज्यों के बीच में हो सकता है, देशों के बीच में हो सकता है, व्यक्तियों के बीच हो सकता है। तो उसे हम लोग आदान प्रदान जो होता है वस्तुओं का, उसे हम लोग व्यापार कहते हैं। हम लोग देखेंगे बाद में बाजार। यहाँ बाजार चाहिए प्यारे बच्चों। बाजार, तो बाजार किसे कहते हैं? तो बाजार वह स्थान होता है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है या वस्तुओं की खरीदी बिक्री होती है। विनिमय चाहिए, तो बाजार वह स्थान है जहां वस्तुओं की विनिमय होता है या वस्तुओं की खरीदी और बिक्री होती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। यह व्यापार आमतौर पर समुद्री मार्ग, हवाई मार्ग व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे स्थानीय व्यापार किसे कहते हैं? शहरों, कस्बों और गांवों में चलने वाले व्यापार को हम लोग स्थानीय व्यापार कहते हैं। ठीक है, शहर तक सीमित जो व्यापार होता है वो स्थानीय व्यापार। बड़ा गांव है, थोड़ा कस्बा जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ चलने वाले व्यापार को, और गांव में जो भी व्यापार चलता है उसे हम लोग स्थानीय व्यापार कहते हैं। राज्य स्तरीय व्यापार क्या है? तो दो राज्यों के मध्य, जैसे महाराष्ट्र गुजरात के बीच में, महाराष्ट्र एमपी के बीच में, दो राज्यों के मध्य चलने वाले व्यापार को राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को किसी राष्ट्र का बैरोमीटर क्यों कहा जाता है? या एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक प्रगति, वैभव का सूचक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है, उस पर उस राष्ट्र का विकास निर्भर है। उसको कहते हैं बैरोमीटर, या उसी को हम लोग कहते हैं कि राष्ट्र की प्रगति मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो देखते हैं इसका क्या इंपॉर्टेंस है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है, ये इंपॉर्टेंट उसका है। अनुकूल व्यापार संतुलन से देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अगर उस देश का अनुकूल व्यापार है, बाद में हम लोग देखेंगे अनुकूल व्यापार क्या है। अनुकूल व्यापार अगर संतुलन है तो देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। अनुकूल व्यापार मतलब यही होता है कि निर्यात की अपेक्षा आयात कम हो या आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो, मतलब देश से ज़्यादा निर्यात होगा और आयात कम चीज़ें होंगी, तो इसके कारण जो है विदेशी मुद्रा देश को प्राप्ति होगी और डेफिनेटली उस देश का विकास होगा। तो अनुकूल व्यापार संतुलन से देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, जो देश के आर्थिक विकास का द्योतक होती है। ठीक है, यही पैमाना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कृषि औद्योगिकरण को भी बढ़ावा मिलता है। कई सारी चीज़ें अन्य देशों से हम लोग यहाँ लाते हैं, उनकी तकनीकी यहाँ हम लोग लाते हैं और देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि करते हैं। कई सारे उपकरण मशीनरी भी वहाँ से हम लोग आयात करते हैं या हमारे यहाँ से दूसरे देश में जाते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो इम्पोर्टेंट ही है। कई सारे जिस देश में जो कच्चा माल होता है वहाँ पर पक्का माल निर्माण करने के लिए कई सारे अंतर्राष्ट्रीय, जिसे हम लोग मल्टीनेशनल कंपनियाँ कहते हैं, वो आती है और देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। या विश्व में कुछ चीज़ों की मांग बढ़ जाती है तो ऐसे चीज़ों के उत्पादन के लिए औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। देश में रोजगारों को नए अवसर निर्माण होता है, तो डेफिनेटली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब बढ़ जाता है, कई सारे देश में उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि का विकास होता है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो परिवहन साधन है, संचार साधन है, इनमें भी वृद्धि होती है और इसके कारण कई सारे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, रोजगार के नए अवसर निर्माण होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक शांति और संवाद में भी सहायक होते हैं। जब कोई एक देश दूसरे देशों के साथ में वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, उनके साथ जब संधियां प्रस्तापित करते हैं, संधियां स्थापित करते हैं, उनके एग्रीमेंट होते हैं, जब उनके साथ ये एग्रीमेंट किए जाते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ एक अच्छे संबंध बनते हैं जो वैश्विक शांति के लिए बहुत ही सहायक माने जाते हैं और अच्छा एक वैश्विक वातावरण तैयार होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रौद्योगिकी का विकास, वर्तमान समय में आप लोग जानते हैं ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, वैश्वीकरण का ये ज़माना है। कोई भी एक देश अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता है, इसीलिए किसी न किसी देशों से वो कोई ना कोई चीज़ लेता ही है। इसके कारण क्या होता है, जो बड़े विकसित देश है उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो अन्य विकासशील देशों में जाती है और प्रौद्योगिकी का विकास होता है। इसके ग्लोबलाइजेशन कारण भारी मात्रा में उद्योगों में प्रतिस्पर्धा होती है और इस प्रतिस्पर्धा में प्रौद्योगिकी का विकास करना अपरिहार्य हो जाता है और इसके कारण देश में प्रौद्योगिकी विकास होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ये प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान होता है। अब हम देखेंगे व्यापार संतुलन। ठीक है, आयात निर्यात में जो अंतर होता है उसे व्यापार संतुलन कहा जाता है। इसमें अनुकूल व्यापार संतुलन और प्रतिकूल व्यापार संतुलन हो सकता है। अनुकूल व्यापार संतुलन किसे कहा जाता है, अगर किसी देश का निर्यात मूल्य जो है, मतलब एक देश में जितना भी दूसरे देशों में वस्तुएं भेजिए उसका मूल्य, उसका राशि निकाला जाता है, पैसे में उसकी वैल्यू निकाली जाती है। अगर किसी देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक है, मतलब निर्यात ज़्यादा है आयात कम मूल्य है, तो वो उसको हम लोग अनुकूल व्यापार, उस देश के लिए अनुकूल व्यापार और किसी भी देश के लिए अनुकूल व्यापार बहुत ही अच्छा माना जाता है अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, देश के प्रगति के लिए, और इसलिए उसको देश के प्रगति का सूचक माना जाता है या वैभव माना जाता है अनुकूल व्यापार। प्रतिकूल या असंतुलित व्यापार किसे कहा जाता है, अगर किसी देश का निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम है, मतलब निर्यात कम है और आयात ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे हम लोग प्रतिकूल या असंतुलित व्यापार कहा जाता है। इससे देश पर भारी मात्रा में कर्जा होता है और देश विकास नहीं कर पाता है। भारत के आप लोग देखेंगे कि भारत के व्यापार पर हम एक नज़र डालेंगे कि हमारा व्यापार कैसा है, तो डेफिनेटली हमारा व्यापार भी एक प्रकार से असंतुलित ही है। विश्व के सभी प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। पिछले कुछ वर्षों से 10-11 तक निर्यात वृद्धि वाली वस्तुएं थी। कृषि से संबंधित उत्पाद 9.9%, ये सबसे ज़्यादा 10-11 तक निर्यात होती थी कृषि उत्पाद जो थे। खनिज और अयस्क 4% थे, ये 2010 और 11 के आंकड़े। रत्न जवाहरात 14.7% और पेट्रोलियम उत्पाद 16.8% थे। भारत में आयातित वस्तुओं में पेट्रोलियम तथा
पेट्रोलियम उत्पाद जो है 28.6, मोती व बहुमूल्य रत्न 9.4%, कोयला कोक तथा कोयले का गोला 2.7% और मशीनरी 12.56% आदि शामिल है। तो ये सारे निर्यात करने वाली चीज़ें हैं। एक समूह के रूप में भारी वस्तुओं के आयात में 28.2% कुल आयात में वृद्धि हुई है। इस समूह में उर्वरक आते हैं 3.4%, खाद्यान्न 14.3%, वनस्पति तेल 17.4%, न्यूज प्रिंट 40.3%, छपाई मशीन भी शामिल है। तो ये चीज़ें हैं, आयात हम लोग करते हैं विदेशों से। पिछले कुछ वर्षों में भारत के व्यापार में आए बदलाव का वर्णन कीजिए। क्या क्या बदलाव आए कुछ वर्षों में, देखिए। तो वैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले 15 वर्षों में भारी बदलाव आया है। वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान बढ़ा है। तो ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि वस्तुओं के आदान प्रदान की अपेक्षा सूचनाओं, ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, ये ग्लोबलाइजेशन कारण, उदारीकरण के कारण और निजीकरण के कारण संभव हुआ है, जिसको एलपीजी पॉलिसी कहते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, जो 1991 में भारत में शुरू की गई थी, या लगभग विश्व में उसी समय थोड़ी 1-2 साल पहले हुई थी। तो भारत ने इसको 1991 तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको लागू किया गया है कि नई आर्थिक नीति कहते हैं उसको, जिसमें एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एलपीजी गैस नहीं है, एलपीजी गैस अलग है। तो इस प्रकार से ये हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है। तो सॉफ्टवेयर के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास भारत में हुआ है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे। कॉल सेंटर और आईटी सेंटर भारी मात्रा में विदेशों के अन्य कंपनियों को सेवाएं प्रदान कर रही है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा अर्जित इससे भारी मात्रा में भारत को हो रही है। अब हम देखेंगे पर्यटन एक व्यापार के रूप में। पर्यटन ये एक उद्योग माना जाता है, एक व्यापार माना जाता है। तो देखते हैं भारत में क्या स्थिति है पर्यटन की। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 की अपेक्षा 2010 के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 11.8% वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे 64,889 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। बहुत अधिक मात्रा में ये विदेशी मुद्रा पर्यटकों से प्राप्त हुई है और भारत में पर्यटन उद्योग विकसित करने के लिए और अधिक संभावना है। बहुत ऐसे क्षेत्र आज भी पूरी तरह से पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकारों ने इसके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज वर्तमान समय में लोगों के पास पैसा आया है और इसलिए लोग कई सारे ऐसे प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, ठीक है, चीज़ों को देखना पसंद करते हैं और इसीलिए पर्यटन उद्योग एक वर्तमान समय का एक बढ़ता हुआ उद्योग माना जाता है। वर्ष 2010 में भारत में 57.8 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक आए थे। ठीक है, 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। देखिए, इस उद्योग से इतने सारे लोग पूर्ण रूप से, मतलब इतने सारे लोगों को रोजगार एक प्रकार से मिला है, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों शामिल है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है। जब हम लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ चीज़ें देखते हैं, तो इसे एक हमारे देश के बारे में स्वाभिमान की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना निर्माण होती है। जब हम ताजमहल की बात करते हैं, जब हम लोग किसी भी चीज़ की, जो भी भारत के नेचुरल चीज़ें जो है, जब हम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की बात करते हैं, तो डेफिनेटली हमें एक राष्ट्रीय पहचान बनती है हमारी देश की। तो इससे राष्ट्रीय एकता का भाव निर्माण होता है। पर्यटन उद्योग स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को प्रोत्साहित करता है। जब प्यारे बच्चों, जो पर्यटक लोग आते हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में जो भी हस्तकलाएं होती हैं, ठीक है, वहाँ की कुछ विशेष चीज़, जब हम लोग गोवा में जाते हैं तो सिंपले के किस प्रकार के कई सारे अलंकार वहाँ बनाए जाते हैं, कई चीज़ें बनाए जाते हैं। कहीं पर बाम्बू से कई सारी चीज़ें बनाई जाती है, कई लकड़ियों की चीज़ बनाई जाती है, कई पत्तियों से, कई सारे ऐसे हस्तकलाएं होती है जो उस क्षेत्र की खास एक पहचान होती है, सांस्कृतिक विरासत होती है। तो ऐसे हस्तकला को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि पर्यटक इन चीज़ों को भारी मात्रा में खरीदी करते हैं। ठीक है, अन्य राज्यों के लोग जब आते हैं तो भी उन्हें खरीदी करते हैं। जब हम लोग कहीं पर घूमने जाते हैं तो देखते हैं कई सारी चीज़ें हम लोग खरीद करके लाते हैं। तो यही है वो हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को भी, मतलब वहाँ की जो भी सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है,
तो शाम के समय में वो भी मनोरंजन का काम वहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार के सांस्कृतिक उद्यमों को भी प्रोत्साहन मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमें संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। तो प्यारे बच्चों, पर्यटन उद्योग जो है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें संस्कृति तथा विरासत, विरासत मतलब हमारी जो पारंपरिक जो परंपराएं, रीति रिवाज, जो भी स्मारक है, भवन है, ठीक है, यहाँ जो देखने लायक जो भी चीज़ें हैं, किले हैं, ये सारी चीज़ें उसमें विरासत में आती है, जो हमें पहले पीढ़ी से हमें हस्तांतरित हुई है और हम भी फिर आगे पीढ़ी को हस्तांतरित करे जाएंगे। विरासत में मिली हुई ये जो चीज़ें हैं, तो ये विकसित करने में थोड़ा ये पर्यटन उद्योग बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम लोग उसको विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं ताकि लोग उसको देखें, समझे और हमारी विरासत को जाने। जब ताजमहल को देखने आते हैं तो हम लोग गाइड करते, पूरी उसकी अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं उनको देखने आते हैं, ठीक है। गया में लोग जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में जो सांस्कृतिक विरासत है, अरुणाचल प्रदेश में, नागा में, मणिपुर में, अलग अलग राज्य की अपनी एक, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जो फोर्ट्स है, कई सारे ऐसे चीज़ों को हम लोग देखते हैं और लोग इस विरासत के समझते हैं और इसको सांस्कृतिक एक विकास निर्माण होता है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन मतलब विरासत को देखने के लिए जो प्राचीन पारंपरिक जैसे हड़प्पा, ठीक है, ये प्राचीन विरासत है। हालांकि आज वो भारत में नहीं है, लेकिन वो प्राचीन विरासत है। जो किले है, ठीक है, कोई स्मारक है, भवन है, ठीक है, उसके बाद में आपके मकबरे है, ठीक है, ये सारी चीज़ें विरासत पर्यटन में आता है। सांस्कृतिक पर्यटन मतलब वहाँ की सांस्कृतिक मंदिर है, ठीक है, चर्च है या गुरुद्वारा है, यानी कि प्रार्थना स्थल या उनसे जुड़े हुए कई सारे ऐसे स्मारक या कला, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इको टूरिज्म यानी कि जो हमारे नेशनल पार्क है, हाँ, उसके बाद में हमारे अभयारण्य है, इन चीज़ों को देखने के लिए जो लोग आते हैं उसको हम लोग इको टूरिज्म कहते हैं, ठीक है। और रोमांचकारी पर्यटन, पर्वतों पर पैराग्लाइडिंग करने के लिए, पर्वतारोहण करने के लिए, ठीक है, वहाँ पर आते हैं। और चिकित्सा पर्यटन मतलब हमारे देश में अन्य देशों के लोग जो अपना इलाज करने के लिए आते हैं उन्हें हम लोग चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। और व्यापारिक पर्यटन तब लोग व्यापार करने के लिए, वस्तुओं को बेचने के लिए या खरीदी करने के लिए, दैट इज़ द व्यापारिक। हर एक शब्द का अर्थ आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये आपको मल्टीपल चॉइस में कभी कभी पूछा जाता है। फिर से मैं बताता हूँ, विरासत पर्यटन मतलब हमारे देश में जो प्राचीन काल में बने हुए स्मारक है, भवन है, किले है, ठीक है, हाँ, ये सारी चीज़ें जो होती है, या उसमें सारे जो मंदिर मस्जिद ये भी चीज़ें आते हैं जो प्राचीन काल में, ऐतिहासिक काल से हमें जो मिली है, उन वो देखने के लिए आने वाले को हम लोग विरासत पर्यटन कहते हैं। सांस्कृतिक पर्यटन मैंने अभी कहा कि इसमें सारे जो है धार्मिक गतिविधियों से चलने वाले जो भी चीज़ें हैं, या अनुसूचित जाति विशेषतः अनुसूचित जनजातियों की संस्कृतियाँ देखने के लिए आते हैं, उनके नृत्य देखने के लिए आते हैं, उनके पोशाक देखने के लिए आते हैं, हस्तकला, ये सारे सांस्कृतिक पर्यटन में आते हैं। और पारी पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म यानी कि हमारे देश के जो नेचुरल जो पार्क है, नेशनल पार्क है या अभयारण्य है, फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को हम लोग पारी पर्यटन कहते हैं। रोमांचकारी पर्यटन मैंने कहा कि पर्वतारोहण करने के लिए, जैसे माउंट एवरेस्ट, कांचनजंगा, केटू, ठीक है, यहाँ पर नंदा देवी, यहाँ पर चढ़ने वाले जो है पर्वतारोही। उसके बाद में गेम भी होते हैं, आइस हॉकी, ठीक है, वहाँ पर खेलने के लिए आते हैं, या पैराग्लाइडिंग होता है, कई सारी ऐसे गेम होते हैं, रिवर राफ्टिंग होता है, ऐसे पहाड़ी इलाकों से जो नदियाँ निकलती है वहाँ पर, तो ऐसे कई सारे गेम होते हैं, तो वो भी खेलने के लिए लोग आते हैं। और चिकित्सा पर्यटन मतलब जब अन्य किसी देश के लोग हमारे देश में, ठीक है, अपने बीमारी का इलाज करने के लिए आते हैं तो उन्हें चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। और व्यापारिक पर्यटन मतलब, ठीक है, कि वस्तुओं के खरीदी और बिक्री के लिए लोग आते हैं, उसे व्यापारिक पर्यटन कहते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये चैप्टर समाप्त हुआ है, तो हम लोग यही रुकते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लेना। अभी हम लोग ज्योग्राफी लगभग हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है, अभी हमारे सिविक्स और हिस्ट्री का एक चैप्टर बचा है। तो सिविक्स के चैप्टर 2 चैप्टर है, हम लोग शुरू करेंगे राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। और उसके बाद में उसका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका उसके बाद में हिस्ट्री का एक चैप्टर है भूमंडलीकरण, ठीक है। दोनों 3 और 4 में से एक पढ़ना है, तो उसको हम लोग अगले पीरियड में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।